डियर स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं कास्केड एम्पलीफायर। बेसिकली हमने देखा था कैस्केड। कैस्केड कोई भी कनेक्शन हो सकता है। दो स्टेजेज ट्रांजिस्टर की कनेक्ट हैं, तीन स्टेज कनेक्ट हैं, वो कैस्केड एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है। बट जब स्पेशली एक सीई और सीबी, ये दो स्टेज को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को कास्केड एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली इसमें जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की है, वो लो इनपुट इम्पीडेंस की प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जाता है। यहाँ पे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर लेते हैं इनपुट में। उसके बाद वोल्टेज गेन आउटपुट में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं, तो उससे आउटपुट में जो वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की जो प्रॉब्लम है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, वो हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इनपुट में यूज किया हुआ है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट में यूज किया है। तो इस तरह से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के सीरीज में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया है। ये कॉन्फ़िगरेशन कास्केड कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है और काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यहाँ पे एनालिसिस कास्केड के लिए कर रहे हैं। ध्यान रखना है आपको कि कैस्केड में सी, सीबी, सीसी कुछ भी हो सकता है, एक जनरल नाम है। लेकिन जब सी और सीबी ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को स्पेशली कास्केड कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी एनालिसिस करने से पहले हम इसकी डीसी वाइसिंग देख लें। तो डीसी वाइसिंग में क्या है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर Q1 या T1 कनेक्टेड है। तो ये T1 ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, ये T1 ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है। तो इस ट्रांजिस्टर को हमने वाइस किया हुआ है VCC R3 R4 और RE1 से वाइस किया हुआ है। तो ये करंट IE1 प्रोवाइड करेगा, जो हमने वाइसिंग करंट प्रोवाइड किया हुआ है। अगर ये IE1 और ट्रांजिस्टर में, जैसा कि हम जानते हैं कि IC और इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IE, तो यहाँ पे IE1 को वाइस करके हम IC2 गेन कर सकते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि IE2 ट्रांजिस्टर 2 का जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है, उसका करंट हम कंट्रोल कर रहे हैं या हम उसका करंट वाइज कर रहे हैं IC2 से। तो IC2 इज IE2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC2। और जैसा कि हमने बोला कि IE अप्रोक्सीमेट है, तो उसके थ्रू IC2 तो करंट देखे हैं, तो जो भी हम करंट वाइसिंग के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं वही करंट रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट यहाँ से इनपुट इम्पीडेंस जो है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का हाई इनपुट इम्पीडेंस मिल जाता है, वोल्टेज गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाता है, और उसके बाद जो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं। जैसा कि हम कॉमन बेस के बारे में जानते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एडवांटेजियस होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। अब जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस में जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले तो डीसी एनालिसिस तो हम देख चुके हैं पहले से। एसी एनालिसिस करेंगे तो एसी एनालिसिस में सारे कैपेसिटर्स को सॉर्ट कर देंगे, और कैपेसिटर्स को सॉर्ट करने के बाद हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेस को ग्राउंड कर देंगे, दैट मीन्स VCC को ग्राउंड कर देंगे, तो एक नया सर्किट आएगा। और उस नए सर्किट में हम ट्रांजिस्टर्स के टर्मिनल को मार्क करेंगे। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स को मार्क करने के बाद, जैसे क्या मार्क करना है, V2 C2 E2, सिमिलरली यहाँ पे C1 B1 E1। और इस ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को मार्क करने के बाद आपको इसके इक्विवेलेंट H पैरामीटर से इंसर्ट कर देना है, या ट्रांजिस्टर को एलिमिनेट करना है और उसके H पैरामीटर से इंसर्ट कर देना है, H पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल को इंसर्ट कर देना है। फिर इसके बाद हम इसकी एसी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस के लिए क्या एक्सप्रेशन आती है यहाँ से। तो ये हम देख सकते हैं, मैंने H पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल बनाया है उस सर्किट का, जो सर्किट कास्केड एम्पलीफायर के लिए बनाया था। तो फर्स्ट स्टेज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन स्टेज है, और सेकंड स्टेज
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन स्टेज है जो आउटपुट में हमें दिखाई दे रही है। तो बेसिकली क्या है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट इम्पीडेंस, हाई इनपुट इम्पीडेंस और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन और हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस, इसका एडवांटेज हम इस सर्किट से ले सकते हैं, कैस्केड सर्किट से। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको इस इक्विवेलेंट एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल बनाने के लिए क्या करना है कि डीसी एनालिसिस हम पहले कर चुके हैं, उसके बेसिस पे देख चुके हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स कर चुके हैं। एसी एनालिसिस के केस में आपको कैपेसिटर्स को सॉर्ट कर देना है। बाईपास कैपेसिटर को जब सॉर्ट करेंगे तो एमीटर रेजिस्टेंस भी सॉर्ट हो जाएगा, जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन स्टेज के साथ फर्स्ट स्टेप पे लगा हुआ है, तो वो शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसकी डीसी वाइसिंग को शॉर्ट करेंगे ग्राउंड के साथ, तब एक सर्किट आएगा जिसमें जो वोल्टेज डिवाइडर वाइज सर्किट है उनके कॉम्बिनेशन में आरबी रेजिस्टेंस मिल जाएगा, R3 R4 के कॉम्बिनेशन के कारण। सिमिलरली यहाँ पे RC1 रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो आउटपुट स्टेज है, और उसके साथ पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होगा इनपुट रेजिस्टेंस जो वोल्टेज डिवाइडर वाइज है जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, उसके साथ मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाया हुआ है, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। और ये सिंप्लीफाइड एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें दो ही पैरामीटर एच आई ई एंड एच एफ ई कंसिडर किए हुए हैं। यहाँ पे एच आर ई एंड एच ओ ई को यहाँ हम निगलेक्ट करके चल रहे हैं। जनरली सर्किट जो आता है वो इसी तरह से मिलता है हमें। तो अब हम यहाँ इस एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एम्पलीफायर स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस R1 लिखा है और ओवरऑल स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस RI लिखा है। यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट रेजिस्टेंस RO1 लिखा है मैंने, और वो जो फर्स्ट स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ से देखने पे RI2 दिखेगा, सेकंड स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ देखें तो सेकंड स्टेज का आउटपुट रेजिस्टेंस दिखेगा आपको, और यहाँ लोड रेजिस्टेंस के पास से देखेंगे हम तो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज दिखेगा। यहाँ IO आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, लोड करंट है यहाँ फ्लो होने वाला, उसके अपोजिट में जिस तरह से हम डिनोटेशन लेते थे उसी तरह से IC2 दिख रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पहला जो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से स्टार्ट करेंगे, जो आउटपुट स्टेज है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट स्टेज से स्टार्ट करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ सेकंड स्टेज और दैट इज कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर से स्टार्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ले रहे हैं मैं यहाँ पे, या फर्स्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे करंट गेन, और करंट गेन हम जानते हैं सिंपली AI2। यहाँ पे सेकंड स्टेज ले रहे हैं तो मैंने यहाँ पे करंट गेन AI2 बोला है, और जैसा कि हम डिफाइन कर चुके हैं AI2 इक्वल टू HFE अपॉन 1 प्लस HFE। ये फॉर्मूला सिंपल निकल के आता है करंट गेन के लिए, जैसा कि हमने एम्पलीफायर की स्टेजेस एक्सप्लेन की थी उस समय करंट गेन के लिए HFE अपॉन 1 प्लस HFE। फिर इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस दैट मींस RI2, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड स्टेज के लिए तो वो होगा RI2, और RI2 हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू HIE डिवाइडेड बाय 1 प्लस HFE। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस कम आता है, तो उस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। थर्ड में हम देख सकते हैं कि वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज गेन दैट मीन्स AV2 एंड AV2 इक्वल टू AI2 इंटू RL2 डिवाइडेड बाय RI2। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने करंट गेन सेकंड स्टेज दैट मींस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर के लिए करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन के लिए बात किया है। अब हम फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस देखेंगे कि उस समय कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की एनालिसिस में किस तरह से पैरामीटर्स आएंगे, और फाइनली फिर हम ओवरऑल आउटपुट डिवाइडेड बाय
आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट देखेंगे, दैट मीन्स ओवरऑल एनालिसिस करेंगे वोल्टेज गेन और करंट गेन के लिए, और फाइनल आउटपुट इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस के लिए बात करेंगे। अब हम सेकंड स्टेज की करने के बाद फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस करेंगे, जो कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो एनालिसिस ऑफ फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट हम बात करेंगे करंट गेन की। तो करंट गेन मीन्स अब हमें करंट गेन देखना है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, दैट मीन्स AI1 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ HFE। जैसा कि हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जानते हैं, करंट गेन माइनस बीटा या माइनस HFE होता है, नेगेटिव प्रोवाइड करता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस RI1 दैट इज इक्वल टू सिंपल यहाँ पे HIE 1 प्लस HIE होता है, जिसमें 1 को निगलेक्ट किया जा सकता है, तो HIE इनपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट देखते हैं, तो वोल्टेज गेन के बारे में बात करते हैं। तो वोल्टेज गेन AV1 and that is equal to AV1 that is equal to AI1 into RL1 divided by RI1। तो ये तीनों पैरामीटर्स हमने दोनों कॉन्फ़िगरेशन के देख लिए, कॉमन बेस कॉमन एमीटर के लिए। अब हम वोल्टेज गेन की जब बात करेंगे, दैट मीन्स अब कैस्केडेड कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर देन कॉमन बेस। तो यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या होता है, जैसा कि हमने मल्टी स्टेज में देखा है, तो वोल्टेज गेन AV इक्वल टू AV1 इंटू AV2, और ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, RI, ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस RI1 पैरेलल RB, दैट मीन्स RI1 पैरेलल R3 पैरेलल R4। जैसा मैंने बोला था कि आपको जब VCC सप्लाई को ग्राउंड करेंगे तो R3 और R4 भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उनका। और सर्किट में देख सकते हैं RI1, R3 और R4 ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो ओवरऑल RI ऑफ द सर्किट, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन के लिए AVS दैट इज इक्वल टू V0 अपॉन VS या VO अपॉन VOS, और इसको हम लिख सकते हैं कि VO अपॉन VI इंटू VI अपॉन VS, दैट मीन्स AV, इसको VO अपॉन VI को हम लिख सकते हैं AV, और ये इनपुट रेजिस्टेंस के साथ सोर्स रेजिस्टेंस के का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ RI इंटू RI अपॉन RS। तो इस तरह से ओवरऑल वोल्टेज गेन ले सकते हैं, यहाँ से ओवरऑल वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ओवरऑल करंट गेन के लिए अगर हम बात करें, तो ओवरऑल करंट गेन दैट मीन्स AIS, और दैट इज इक्वल टू IO अपॉन IS, और इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि IO अपॉन IC2 इंटू IC2 अपॉन IE2 इंटू IE2 अपॉन IC1 इंटू IC1 अपॉन IB1 इंटू IB1 अपॉन IS। तो ये ओवरऑल इतने सारे फैक्टर्स होंगे उसके, और इतने सारे फैक्टर्स में हम जानते हैं कि IO अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, IC2 तो -1 हो जाता है, यहाँ पे IO अपॉन IC2 -1 हो जाता है। सिमिलर करंट होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसलिए -1 हो जाता है। IC2 देखे हैं तो IC2 अपॉन IE2 दैट इज इक्वल टू माइनस AI2 होता है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज करंट गेन देखते हैं, यहाँ पे इस कंडीशन में माइनस AI2 होता है, IE2 अपॉन IC1 देखें तो -1 है यहाँ पे, IC1 अपॉन IB1 देखें यहाँ पे है तो -AI1 है। सिमिलरली अगर IB1 अपॉन IS कैलकुलेट करते हैं, IB1 अपॉन IS कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू RB वोल्टेज के रेशो में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के रेशो में यहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे के बेसिस पे हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से ओवरऑल AIS की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो -1 इंटू -AI2 इंटू -1 इंटू -AI1 इंटू RB डिवाइडेड बाय RB प्लस RI, इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है वैल्यू। दैट मीन्स ये वैल्यू -1 प्लस वन ये हो गया, और ये हो गया AI1 AI2 इंटू RB डिवाइडेड बाय RB प्लस RI। ये ओवरऑल करंट गेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। इस तरह से हम ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस दैट मीन्स RO, और जैसा कि हम सर्किट में देख सकते हैं तो RO1 इंफिनिटी है यहाँ पे, और RO2 भी इंफिनिटी है यहाँ पे, तब RO ओवरऑल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू RO2 पैरेलल RL, और RL की वैल्यू 3 किलो ओम अगर जो भी है, जो वैल्यू है, तो RL की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो इन्फिनिटी पैरेलल RL आएगा। दैट मीन्स पैरेलल वैल्यू, तो RL वैल्यू प्रोवाइड करेगा आउटपुट रेजिस्टेंस में। तो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं कैस्केड एम्पलीफायर में। एक फर्स्ट स्टेज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, सेकंड स्टेज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के जो एडवांटेज है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट इंपेडेंस का एडवांटेज हमें मिल जाता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन और हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एडवांटेज हमें मिल जाता है। तो इस तरह से कैस्केड एम्पलीफायर यूजफुलनेस है कैस्केड एम्पलीफायर की, वो हमने यहाँ पे देखी। इस तरह से उसकी एनालिसिस की, दोनों स्टेज की एनालिसिस करने के बाद इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल करंट गेन हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करना है। थैंक यू।